नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल डायनेमिक एजुकेशन में। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने 10th क्लास के हिस्ट्री द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के चैप्टर को पढ़ने की शुरुआत की थी और एक सीरीज का इस प्रकार हमने शुरुआत किया था। तो आज उसके सेकंड वीडियो पे हम आते हैं और फर्स्ट वीडियो का लिंक मैंने अपने वीडियो में डाल दिया है, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लेंगे। तो दोस्तों, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन को हमने ब्रिटेन के परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास किया और अभी तक हमने प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन को समझा कि किस प्रकार प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के फेज में मर्चेंट्स लोगों ने छोटे छोटे पीजेंट्स और छोटे छोटे लेबर्स, गरीब मजदूरों के द्वारा काम लेकर अपने वर्क को इस्टेब्लिश किया था कंट्री साइड की एरिया की ओर। तो अब उससे आगे हम देखेंगे कि द कमिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज, कि अब फैक्ट्रीज का आना किस प्रकार हुआ। तो दोस्तों, 1730 में पहली बार फैक्ट्रीज का आगमन हुआ और वो फैक्ट्रीज थी टेक्सटाइल की। और इस 1730 में फैक्ट्रीज के आने के बाद से एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत होती है और उसके बाद से 1760 में हम देखेंगे कि ब्रिटेन करीब 2.2 बिलियन पाउंड्स कॉटन का इंपोर्ट करता है अपने कॉटन इंडस्ट्री को फीड करने के लिए। 1760 में 2.2 बिलियन पाउंड्स कॉटन का इंपोर्ट होता है, यानी प्रोडक्शन, इससे आप माप सकते हैं कि कितने प्रोडक्शन होती होगी। और इसके ठीक 27 सालों बाद यानी 1787 में ये 2.2 बिलियन से बढ़कर 22 बिलियन पाउंड्स इंपोर्ट करने लगता है कॉटन की, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि 1730 में जो पहली बार फैक्ट्री का आगमन हुआ वो 1787 जाते जाते उसके इकोनॉमी को डबल कर दिया। और किस प्रकार इतने इंपोर्ट से इतने ज़्यादा इंपोर्ट होने लगे, और इससे हम उसकी इकोनॉमी को समझ सकते हैं, क्योंकि उसके पास इंडिया, अमेरिका जैसे कॉलोनीज थी और अफ्रीका के बहुत सारे देशों में वो अपना प्रोडक्शन करता आ रहा था। 18th सेंचुरी तक आते आते ब्रिटेन में सीरीज ऑफ इन्वेंशंस की शुरुआत हो गई थी, जिसकी नींव रखी रिचर्ड आर्कराइट ने। रिचर्ड आर्कराइट ने कॉटन मिल का क्रिएशन करके कंट्री साइड के एरिया में एक क्रांति का सूत्रपात कर दिया, जिससे कि क्या हुआ कि अब तक जो प्रोडक्शन मर्चेंट्स लोगों के द्वारा, पीजेंट्स लोगों के द्वारा भिन्न भिन्न स्थानों से गुजर कर होता था, बड़े बड़े प्लेसों पे स्टेपलर्स, फूलर्स आदि जगहों पे जाके होता था, कॉटन मिल के क्रिएशन के बाद अब ये सभी एक छत के नीचे आ गए थे और एक ही छत के नीचे फिनिशिंग तक के काम, रॉ मटेरियल से फिनिशिंग तक के काम एक ही बार में हो जाते थे। किंतु फैक्ट्रीज के आने से इसमें और भी ज़्यादा सुपरविजन और ध्यान देने का बात उत्पन्न हुई, क्योंकि अब तक जो लेबर से काम लिए जाते थे, लेबर उन काम करने में दक्ष होते थे, क्योंकि वो पैदाइशी और वो शुरू से ही इस काम में माहिर होते थे। किंतु अब क्या हुआ कि कॉटन मिल्स के क्रिएशन से इसमें सुपरविजन की जरूरत पड़ी, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि फैक्ट्रीज आ रहे थे और अब धीरे धीरे मजदूरों की ज़रूरत कम पड़ेगी क्योंकि फैक्ट्री आ गई है। तो इन फैक्ट्रियों के आने से अब तक जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो पेस था वो अब तेज होता है। और अब हम देखेंगे कि हाउ द पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज। 1840 तक जिस प्रकार कॉटन ने ब्रिटेन के इंडस्ट्री को और साथ ही साथ उसके कॉलोनीज के मार्केट को जिस प्रकार ढोया था, अब आयरन और स्टील इंडस्ट्री ने 1840 के बाद से इसकी कमान संभाल ली और अब तक जो प्रोडक्शन होता था, जो कमाई होती थी ब्रिटेन की, उसमें बहुत बड़ा उछाल आ गया और करीब 77 मिलियन पाउंड्स जितनी आमदनी उसकी हो गई थी सालाना 1840 के बाद से। और कॉलोनीज में 1860 के बाद से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का आगमन हो जाता है और जिसका माध्यम बनता है रेलवेज का एक्सपेंशन। तो 1860 से रेलवेज का एक्सपेंशन ब्रिटेन की कॉलोनियों में बढ़ जाता है और भारत में भी आपको याद होगा कि 1850 से 52 के बीच पहली रेल चली थी, जिससे रेलवेज का एक्सपेंशन और आयरन और स्टील इंडस्ट्री की खपत ज़्यादा बढ़ जाती है। और अब कॉटन टेक्सटाइल से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो आयरन और मेटल्स की ओर शिफ्ट होता है, जिससे इकोनॉमिक बूम आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन में।
तो इससे क्या होता है कि जब प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज आ जाती है, तो लेबर की डिमांड अब कम होने लगती है। और जाहिर सी बात है कि ऐसा होगा ही। आप आजकल भी देखेंगे कोरोना काल में किस प्रकार नौकरियों की छंटनी की जा रही है। तो मशीनों के आगमन से जो अभी तक काम मजदूरों के द्वारा होता था, तो अब मशीनें उन कामों को ज़्यादा तौर पे करने लगी और मजदूरों की ज़रूरतें ख़त्म होने लगी। तो उसी जगह से मजदूरों को लो वेजेज मिलने शुरू हो गए, यानी काम ज़्यादा और दाम कम मिलना शुरू हो गया, जो फिर एक नई बात को जन्म देगा, एक नई क्रांति को जन्म देगा। लेकिन हम अभी उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब देखते हैं कि 1860, तो इसमें 1861 में हम जानेंगे कि किस प्रकार जेम्स वाट ने स्टीम इंजन की शुरुआत की। और स्टीम इंजन के शुरुआत होने से क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली मशीन्स और कॉस्टली इंडस्ट्रीज़ और कॉस्टली फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश होने लगे। लेकिन हर एक कैपिटलिस्ट, हर एक इंडस्ट्रियलिस्ट इन मशीनों को एडॉप्ट करने में सक्षम नहीं था, क्योंकि मर्चेंट्स के द्वारा की जाने वाली ट्रेडें अभी कंट्री साइड एरिया में शिफ्ट थी और कंट्री साइड के पीपुल्स के पास इतने पैसे नहीं थे, इतने कैपिटल्स नहीं थे कि वो इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में निवेश कर सके। तो अब क्या होगा, मजदूरों को लो वेजेस मिलने शुरू होंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मशीन खरीद सके और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर सकें। तो दोस्तों, आगे की बात इसी प्रकार हम करेंगे अपने अगले वीडियो में। तो आपको क्या अच्छा लगा, क्या प्रश्न है, आप अपने इस वीडियो में कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। इससे जुड़ी सवालों का हम जवाब देंगे और साथ ही साथ सुझाव भी दे सकते हैं कि किस विषय पे, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। बाकी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से डायनेमिक एजुकेशन और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।